द करियर में सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बीपीएससी के साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारी कक्षा में अपनी उपस्थिति को बरकरार रखिए, बनाए रखिए और आपकी अन्य परीक्षाओं की जो तैयारी है, उसको हम लोग क्रमशः धीरे-धीरे क्रमवार ढंग से पूरा कराएँगे। आइए आज की कक्षा में हम लोग बीपीएससी के हिंदी भाषा और उसके मुख्य तथ्य से संबंधित बातों की जानकारी लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा। ठीक है? इसमें 2 शब्द हैं, हिंदी भी है और भाषा भी है। हिंदी की जानकारी लेने से पहले हमको सबसे पहले इसकी जानकारी लेना अति आवश्यक है। तो इसको जान लीजिए कि भाषा भाष धातु से आ प्रत्यय लगा करके बना है। भाषा भाष धातु से आ प्रत्यय लगाकर बना है। भाष का अर्थ होता है कहना। भाष का अर्थ होता है कहना या व्यक्त करना। ठीक, इस प्रकार से कहना या व्यक्त करना, क्या कहना है, क्या व्यक्त करना है? अपने मन के भाव, अपने मन के विचार इत्यादि बातों को। हम कुछ कहते हैं, श्रोता उसको सुनता है, यानी जो बात को कहने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं और जो सुनने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं। ठीक है ना? तो भाष माने क्या होता है? कहना या व्यक्त करना। कहने का मतलब भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सम्मुख व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है या पहुंचाता है। ठीक ना? दोनों, या तो फिर पहुंचाता है। यह भाषा की परिभाषा है। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के पास या दूसरों के सम्मुख व्यक्त करता है, कहता है या पहुंचाता, बात एक ही है। उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, अपने विचारों या भावों को पूर्णता और स्पष्टता से या स्पष्टता के साथ प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक, इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, अपने विचारों या भावों को पूर्णता और स्पष्टता के साथ प्रकट करने के साधन को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। कहने का मतलब कि जो मन के विचार है, जो मन के भाव है, जो दूसरों के पास पहुंचाया जा रहा है, जो बात कही जा रही है, उसमें क्या होनी चाहिए? पूर्णता भी होनी चाहिए और स्पष्टता भी होनी चाहिए। तभी तो जो श्रोता है उसको सुनकर के उस कही गई बात से प्रभावित हो सकता है। ठीक, तो ये रहा भाषा की परिभाषा। ठीक, अब देखिए, हमने कहा कि अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का जो मुख्य साधन होता है या मुख्य कारक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो क्या अब प्रश्न उठता है कि क्या मुख के द्वारा ही
यह कार्य होता है? क्या मुख के द्वारा ही यह कार्य होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अपने भावों या विचारों को व्यक्त करने का जो साधन है, वह 2 प्रकार का है। या तो फिर हम मुख से करते हैं, है ना? या तो फिर लिख कर करते हैं। मुख के माध्यम से करते हैं या तो फिर लिख कर करते हैं। इस आधार पर भाषा 2 प्रकार की है, उसके 2 पक्ष हैं। कौन से है? कौन-कौन सा? एक है मौखिक पक्ष, मौखिक पक्ष और दूसरा है लिखित पक्ष, लिखित पक्ष। ठीक ना? मौखिक, मुख में इक प्रत्यय जोड़कर बना है मौखिक, यानी ऐसी भाषा जो मुख के द्वारा प्रस्तुत की जा सके, प्रकट की जा सके, है ना? उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक पक्ष या मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक? और एक बात और भी ध्यान में रखिए कि जब हम मुख से कुछ कहते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? एक ध्वनि निकलती है, एक आवाज निकलती है। कहने का मतलब कि इस का जो संबंध होता है, वह ध्वनि से होता है। किससे संबंध होता है? ध्वनि से संबंध होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने बात को जब दूसरों के पास पहुँचाते हैं या कुछ हम कहते हैं, तो हमारे मुँह से क्या निकलता है? एक ध्वनि, एक आवाज़ निकलती है। तो इसका सीधा संबंध जो मौखिक पक्ष है, उसका सीधा संबंध क्या है? ध्वनि है। ठीक? इसके बाद जो लिखित पक्ष है, जो दूसरा पक्ष है, वह है लिखित पक्ष। लिखित पक्ष यानी ऐसा पक्ष, ऐसी भाषा जिसको क्या किया जा सके? लिखा जा सके। ठीक है ना? जो भाषा लिखी जाएगी ना, जो भाषा लिखी जाएगी, जो बात लिखी जाएगी, उसको क्या होगा? पढ़ा भी जाएगा, पढ़ा भी जाएगा और सुना भी जाएगा और देखा भी जाएगा ना। लिखा भी जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, सुना भी जाएगा और देखा भी जाएगा। अब देखिए, मौखिक पक्ष के लिए हमने क्या कहा? जो हमारे मुख से बात व्यक्त होती है, वह मौखिक पक्ष होता है ना? और यही मौखिक पक्ष लिखित पक्ष का रूप धारण कर लेता है। कब? जब मुख से निकली हुई बात, मुख से निकली हुई ध्वनि को हम क्या करते हैं? लिपिबद्ध कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लिपिबद्ध कर देते हैं। लिपिबद्ध करने का मतलब क्या है? लिखना, यानी जब हम लिख देते हैं। ठीक है ना? तो यह लिखित पक्ष होता है। ठीक? यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, भाषा के उच्चरित उच्चरित पक्ष को लिपिबद्ध करना ही लिपिबद्ध करना ही लिखित पक्ष है। क्या है? लिखित पक्ष है। ठीक? तो ये भाषा के 2 रूप हो गए, 2 पक्ष हो गए। इसके अलावा एक और भी भाग होता है, एक और भी पक्ष होता है जिसको हम सांकेतिक पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक पक्ष या सांकेतिक भाषा भी हम कहते हैं। ठीक है? आज वर्तमान में देखा जाए तो इस संसार में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कान से कम सुनते हैं अथवा बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और जब सुनते नहीं हैं तो मुख से उच्चारण भी करने में उनको दिक्कत होती है, नहीं यानी उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। तो ये अपना काम कैसे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं? संकेत के माध्यम से करते हैं। हाथ का संकेत, पैर का संकेत, मुख का संकेत, नथुने का संकेत, आँख का संकेत, है ना? तो यह भी एक प्रकार की भाषा है। इसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक पक्ष या सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक?
तो आइए अब हम चलते हैं हिंदी के विकास क्रम की ओर। हिंदी का विकास क्रम। ठीक, हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास कैसे हुआ। हम लोग भली भांति जानते हैं कि जब मनुष्य ने इस धरती पर अवतार लिया, मतलब कि मनुष्य का जन्म संभव हुआ इस धरती पर, तो उस समय हमारी कोई भाषा नहीं थी, केवल सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही अपना काम हम लोग चलाते थे, यानी मनुष्य चलाते थे। लेकिन कालांतर में समय के परिवर्तनकारी नियम के अनुसार सबसे पहले एक भाषा का उद्भव हुआ जिसका नाम है संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। संस्कृत को भाषा को हम कहते हैं देव भाषा, देव भाषा, देव भाषा, या हम कहते हैं आदि भाषा, आदि भाषा। ठीक ना? आदि भाषा का मतलब प्रारंभ की भाषा, जो आज वर्तमान में चल रही है हमारी भाषा, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उनमें संस्कृत आदि भाषा है। उसको देव भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा की रचना, संस्कृत भाषा का निर्माण देवताओं ने किया था, इसलिए इसको कहा जाता है देव भाषा। और इसी को कहा जाता है देववाणी, देववाणी, देव भाषा या देववाणी कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत ये सबसे पहले संस्कृत का उद्भव हुआ, संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। ठीक ना? और यह जो संस्कृत भाषा है, यह काफी लंबे समय तक चलती रही। इस संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटा गया है। एक है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना की गई ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, तो जिसमें वेदों की रचना की गई, वह है वैदिक संस्कृति। और इसका प्रयोग काल है 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यह वैदिक संस्कृत है। और इसके प्रणेता कौन है? पाणिनि है, पाणिनि। ठीक, इसके बाद जो दूसरा पक्ष है, भाग है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का जो समय सीमा है वह है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। जो वैदिक संस्कृत थी वेदों तक सीमित थी, लेकिन कुछ समय के बाद कालांतर में वह संस्कृत वेदों से निकल करके लौकिक, लौकिक का मतलब होता है सांसारिक भी होता है, जनमानस भी होता है। ठीक ना? तो जनमानस की भाषा बनी, वेदों से निकल करके यही संस्कृत जनमानस की भाषा बनी, यानी जो जनता थी वह भी इस भाषा का प्रयोग करने लगी। ठीक ना? तो यह है लौकिक संस्कृत। इसके प्रणेता भी पाणिनि को ही माना जाता है। ठीक, इसके बाद संस्कृत भाषा से फिर जन्म हुआ किसका? संस्कृत भाषा से जन्म हुआ पाली का। संस्कृत भाषा से जन्म हुआ किसका? पाली भाषा का, पाली भाषा। ठीक ना? पाली भाषा, पाली भाषा का समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली भाषा का जो समय सीमा है वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है ना? यह जो पाली भाषा है, यह भारत की प्रथम, भारत की प्रथम देश भाषा माना जाता है, देश भाषा माना जाता है। भारत का प्रथम, यहाँ का रहेगा, भारत की
भारत की प्रथम देश भाषा किसको माना जाता है? पाली भाषा को। ठीक ना। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें, भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में है। कई बार परीक्षा में पूछता है हमेशा। यह भी पूछता है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो वह है कौन? पाली भाषा। ठीक। इसके बाद पाली भाषा के बाद फिर प्रचलन में आया, कालांतर में समय ने पलटा खाया और पाली भाषा से फिर प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ। प्राकृत भाषा। ठीक। इसकी समय सीमा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी प्राकृत जो भाषा है उसका समय सीमा है। और भगवान महावीर के उपदेश भगवान महावीर के सारे उपदेश किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ठीक। इसके बाद प्राकृत से फिर आया क्या? अपभ्रंश। क्या आया? अपभ्रंश। ठीक। अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश को किस नाम से जाना जाता है? पेपर में पूछ देता है। प्राचीन हिंदी के नाम से जाना जाता है। ठीक। और इसकी समय सीमा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी। ठीक। अपभ्रंश का जो समय सीमा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक। और इस काल में लगभग हम देख रहे हैं कि 8वीं सदी में साहित्य निर्माण प्रारंभ हो गया था। साहित्य की रचना प्रारंभ हो गई थी। ठीक। 8वीं सदी में साहित्य रचना प्रारंभ हो गई थी। और इस अपभ्रंश के काल के जो सबसे पहले कवि हैं उनका नाम स्वयंभू है। स्वयंभू। ठीक। स्वयंभू है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछता रहता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्या पूछता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू है। ठीक। और इनकी प्रमुख रचना है पौमचरिऊ। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक। और यह जो पौमचरिऊ की रचना इन्होंने स्वयंभू ने किया है वह है क्या? राम काव्य है। क्या है? राम काव्य। ठीक। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि यदि पेपर में पूछ देता है कि कौन है तो स्वयंभू है। स्वयंभू की प्रमुख रचना कौन है? पौमचरिऊ क्या है? एक राम काव्य है। ठीक। इसके बाद रिठ्ठडेमिचरिऊ रिठ्ठडेमिचरिऊ भी स्वयंभू की ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक ना। और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है अरिष्टनेमिचरित। यह इसी का दूसरा नाम। ठीक। इसके बाद
धनपाल का नाम होता है, ये पहले कवि हैं, इनके बाद धनपाल का भी नाम आता है। धनपाल ये दूसरे कवि हैं। इनकी प्रमुख जो रचना है वह है भविष्यत कहा। धनपाल की प्रसिद्ध रचना है, ठीक। और यह जो भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, वह पहला प्रबंध काव्य माना जाता है। पहला प्रबंध काव्य, ठीक, पहला प्रबंध काव्य माना जाता है, ठीक। लेकिन ये पहला प्रबंध काव्य किसका माना जाता है, तो ये हम बता रहे हैं अपभ्रंश के विषय में। तो अपभ्रंश का ये पहला प्रबंध काव्य माना जाता है, जिसके रचयिता है कौन, धनपाल है, ठीक। इसके बाद सरहपा का नाम आता है। सरहपा, कण्हपा, कण्हपा, सरहपा, कण्हपा, डोम्भ्या, लुइपा, ये सब अपभ्रंश के कवियों के प्रमुख नाम है, ठीक। और इसी बीच एक कवि का नाम आता है राम सिंह। राम सिंह, राम सिंह अपभ्रंश के एक प्रमुख कवि हैं। और उनका जो समय है वह है 11वीं सदी, 11वीं सदी। और उनकी जो प्रमुख रचना है वह है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा, ठीक ना। ये राम सिंह की प्रसिद्ध कृति है, प्रसिद्ध रचना है, ठीक। इसके बाद नाम आता है जिनदत्त सूरि। जिनदत्त, जिनदत्त सूरि, इनकी प्रसिद्ध कृति है उपदेश रसायन। उपदेश रसायन, ठीक। इसके बाद अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान का भी नाम इसी काल में आता है। और उनकी प्रसिद्ध कृति है संदेश रासक। क्या है, संदेश रासक, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख कवि हैं जो अपभ्रंश काल के हैं, उनकी रचनाओं का नाम भी आपके सम्मुख रखा गया है। इन सब का नाम आप लोग भली भांति याद रखेंगे, परीक्षाओं में अक्सर पूछता रहता है, ठीक। इसके बाद एक चीज और, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक। लेकिन कौन सी, अपभ्रंश की, अपभ्रंश की, अपभ्रंश की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अपभ्रंश के भेद, अपभ्रंश के भेद, भेद इसमें दो कॉलम बनाएंगे, अपभ्रंश के भेद, और दूसरा कॉलम होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक। जो अपभ्रंश भाषा है उसको भी कई खंडों में बांटा गया है, कई भाग हैं उसको। सबसे पहला है सौर सेनी। क्या है, सौर सेनी, सौर सेनी। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में यह सम्मिलित है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, यह
देखिए सौरसेनी अपभ्रंश का ही एक भाग है सौरसेनी। और यह जो आज की वर्तमान की जो हमारे बीच हिंदी चल रही है, जो हमारी भाषा है, वह सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है पश्चिमी हिंदी के रूप में, कालांतर में मतलब बाद में क्या हो गया, हिंदी। ठीक ना। इसके बाद है अर्धमागधी। अर्धमागधी, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी भाषा आती है। पूर्वी हिंदी भाषा अर्धमागधी की श्रेणी में आती है। उसके बाद है मागधी। मागधी, मागधी में बिहारी, उड़िया, बिहारी, उड़िया, असमिया, बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला, बांग्ला भाषाएं सम्मिलित है। ठीक ना, ये किसमें है, मागधी में। ठीक ना। इसके बाद नाम आता है खस का। खस, खस आता है, खस में जो भाषा सम्मिलित है वह है पहाड़ी। ठीक, ये खस में सम्मिलित है। इसके बाद है ब्राचड़। ब्राचड़ कौन सी, ब्राचड़, ब्राचड़ में कौन सी सम्मिलित है, पंजाबी और सिंधी, पंजाबी और सिंधी ब्राचड़ में सम्मिलित है। उसके बाद है एक और भाषा महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री में मराठी भाषा, मराठी भाषा सम्मिलित है। ठीक है ना। तो ये अपभ्रंश के भाषा के जो भेद है, कितने भेद हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक ना। सौरसेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी आई और पश्चिमी हिंदी से फिर क्या आया, हिंदी। अभी इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद अब हम चलते हैं आधारभूत तत्वों की ओर। भाषा के आधारभूत तत्व, भाषा के आधारभूत तत्व, भाषा के आधारभूत तत्व। ठीक है साथी, आप तो भली भांति जानते हैं कि ये यदि एक वृक्ष है, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका एक आधार होता है, जड़ होता है, जो कि पृथ्वी से उसको जकड़ कर रखता है, उसको गिरने नहीं देता है। आप घर भी बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव तैयार करते हैं, पहले उसका आधार तैयार करते हैं। जितना मजबूत उसका आधार होता है, उतनी ही मजबूती उस घर में होती है। कहने का मतलब कि जो भाषा है उसके भी कुछ आधार होते हैं, आधारभूत तत्व होते हैं, जिनके ऊपर वह आश्रित होती है, आधारित होती है। ठीक है ना। तो पहला तत्व कौन सा है, पहला तत्व है ध्वनि। पहला तत्व है ध्वनि। ठीक है। ध्वनि का अर्थ हम लोग आवाज से लगाते हैं। किससे लगाते हैं, आवाज से लगाते हैं ना। ध्वनि का अर्थ आवाज भी होता है। ठीक ना। साथियों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाज निकलती है, जो कि श्रोता के कान तक पहुंचती है, और श्रोता उसको सुन करके उस पर विचार विमर्श, चिंतन मनन इत्यादि करता है, उसको सुनता समझता है ना। तो हमारे मुख से जो आवाज निकलती है वह क्या होती है, एक ध्वनि होती है। और ध्वनि को केवल बोला जाता है, वक्ता बोलता है, और जो श्रोता होता है वह क्या करता है, सुनता है। ठीक ना। यानी कहने का मतलब कि जिसको बोला और सुना जा सके, जिसको बोला और सुना जा सके, सुना जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। जिसको बोला और सुना जा सके उसको हम क्या कहते हैं, आवाज कहते हैं, आवाज या ध्वनि कहते हैं। ठीक है ना। तो सिर्फ हम ही नहीं बोलते हैं, संसार के जितने भी जीवधारी हैं सब बोलते हैं, पशु पक्षी कीट मकोड़े, है ना, सब के मुंह से कोई ना कोई आवाज निकलती है। ठीक ना। और इसकी
जो विशेषता है वह क्या है? श्रवणीयता। ध्वनि की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह क्या है? श्रवणीयता है, ठीक ना? और यह भाषा का भाषा का लघुतम 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 माने सबसे छोटा, छोटे से भी छोटा ना। लघुतम का मतलब छोटे से भी छोटा। लघुतम श्रव्य खंड है। क्या है? श्रव्य खंड है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ध्वनि किसको कहते हैं? जिसको बोला और सुना जा सके उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जो दूसरा तत्व होता है वह होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। साथियों इस बात को ध्यान में रखिए, हम अपने मुंह से यानी जीवधारी अपने मुंह से जो आवाज निकलता है उसको यदि हम लिपिबद्ध कर दें, क्या कर दें? लिपिबद्ध। लिपिबद्ध का मतलब लिख दे ना। उसको हम लिपिबद्ध कर दें तो वह वर्ण की श्रेणी में आ जाता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि उच्चरित 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 ध्वनियों को विशेष चिन्हों द्वारा लिपिबद्ध कर दिया गया हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। उच्चरित उच्चरित का मतलब जो हमारे मुंह से उच्चारण होता है, यानी जो हम लोग बोलते हैं। ऐसी ध्वनियों को हम यदि विशेष चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, उसको लिपिबद्ध कर देते हैं यानी लिख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक ना। और स्वर स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ठीक है ना। स्वर तथा स्वर रहित जो व्यंजन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वर जितने भी स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित, आप जानते हैं कि कोई भी वर्ण हो, जैसे हमने लिखा क, यह क्या है? हमने इसके बारे में देखिए, स्वर रहित यहाँ पर लिखा है स्वर, स्वरों की संख्या 11 है, और से लेकर अ आ ई है ना। तो इनकी संख्या 11 है। इसके बाद स्वर रहित जो व्यंजन होते हैं, तो यह क्या है? व्यंजन होते, यह व्यंजन है, ठीक ना। और इसमें यह स्वर रहित नहीं है बल्कि स्वर सहित है। इसमें कौन सा स्वर सम्मिलित है? क धन आ, यह सम्मिलित है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है? स्वर रहित व्यंजन, यानी स्वर से रहित कर दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, और उसके बाद जो शेष बचता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई? जितने भी स्वर हैं उनको वर्ण कहते हैं, और जो स्वर से रहित व्यंजन है, जैसे कि उदाहरण में अभी हमने समझाया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक ना। अब तीसरा जो है अक्षर, तीसरा तत्व जो है वह है अक्षर। अक्षर, इसका इसको अलग अलग हम करें तो अ धन क्षर होगा ना। क्षर का मतलब होता है क्षरण, क्षरण क्षरण का मतलब होता है विनाश ना। और अ माने क्या होता है? नहीं, यानी ऐसा वर्ड जिसका विनाश ना हो,
ऐसा वर्ण जिसका विनाश न हो उसको हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है ना? न क्षरति, न क्षरति, न क्षरति इति अक्षरम, न क्षरति इति अक्षरम, न न माने नहीं, क्षरत माने क्षरण होता है, माने ऐसा, अक्षर माने अक्षर होता है, यानी जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है, उसको हम अक्षर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, जैसे कि अभी उदाहरण में हमने बताया है, क धन अ बराबर होता है क्या? ये पूरा होता है, तो इसका तो क्षरण हो सकता है, इसको छोटा किया जा सकता है, इसका खंडन किया जा सकता है, इसमें से स्वर को निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, यह अकेला है, तो इसमें से अब हम क्या निकालेंगे? कितना इसको छोटा करेंगे, है ना? तो यह क्या है? अक्षर। यह क्या है? अक्षर है। ठीक ना? इसको सैद्धांतिक दृष्टि से यदि कहा जाए, सैद्धांतिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से यदि देखा जाए, सैद्धांतिक दृष्टि से यदि देखा जाए, तो स्वर तथा स्वर रहित व्यंजन, जैसा कि अभी हमने पिछली बार बताया है ना, स्वर, स्वर एवं स्वर सहित, स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाता है? अक्षर है। स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। जैसे हमने कहा अ, आ, छोटी, छोटा, ये सब क्या है? अक्षर की श्रेणी में आता है ना? और उसके बाद क, का, उ, से, ये सब क्या है? यह भी अक्षर है। ठीक ना? तो जो जितने भी स्वर हैं, और उसके बाद स्वर सहित जो व्यंजन है, वह सब इसमें आते हैं, अक्षर की श्रेणी में आते हैं। ठीक ना? उसके बाद नंबर आता है शब्द का। किसका नंबर आता है? शब्द का। शब्द, ठीक। वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित जो स्वरूप होता है, वह क्या होता है? शब्द होता है। लेकिन शब्द सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्थक होता है, होता है। क्या होता है? शब्द सार्थक होता है, लेकिन कब? जब, जब उसका वाक्य में प्रयोग किया जाए, वाक्य प्रयोग किया जाए, तभी वह सार्थक होता है, अन्यथा वह निरर्थक होता है। ठीक है ना? वाक्य में प्रयोग किया जाए। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि उसका वाक्य में प्रयोग हो तो वह सार्थक होता है, लेकिन जैसे ही, किंतु, किंतु जैसे ही वाक्य प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग होता है, तब वह पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद। जैसे ही वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है, पद कहलाता है, कहलाता है। ठीक है ना? जो कि भाषा का एक आधारभूत तत्व यह भी है। ठीक है ना? जैसे हमने कहा राम, फिर कहा रावण,
हमने कहा राम, फिर रावण और फिर कहा मारा। तो इसका अर्थ क्या समझ में आ रहा है भाई? कुछ भी तो नहीं समझ में आ रहा है। जो कहने वाला है, जो वक्ता वाला है, जो व्यक्त करने वाला है, उसका क्या अभिप्राय है इन शब्दों से यह व्यक्त नहीं हो पा रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना? लेकिन वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, यानी एक पद के रूप में लिख दिया जाए, राम ने रावण को मारा, तो यह बात समझ में आ जाती है। ठीक है ना? राम ने रावण को मारा। ठीक, तो शब्द अच्छा, इसके बाद नंबर आता है वाक्य का। किसका नंबर आता है? वाक्य का। वाक्य का नंबर आता है, तो ऐसा पद समूह जिसे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का पता हो जाए। ऐसा पद समूह, ऐसा पद समूह जिससे जिससे श्रोता को वक्ता का अभिप्राय, वक्ता का अभिप्राय ज्ञात हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक, ऐसा पद समूह जिसे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो, बोध का मतलब ज्ञान है ना, तो वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे हमने कहा कौवा डाल पर बैठा है, क्या कहा? कौवा डाल पर बैठा है। ठीक ना? इस वक्तव्य को प्रस्तुत करने से श्रोता जो होता है, वक्ता के मन के भाव को समझ जाता है, बुझ जाता है कि वह क्या कह रहा है। ठीक है ना? यदि हम सिर्फ इसको प्रस्तुत करें, केवल कौवा कह दे, केवल कौवा कह दे, केवल डाल कह दे, केवल बैठा कह दे, तो इससे वक्ता के अभिप्राय का पता नहीं चलता है। ठीक है ना? तो यह क्या कहलाता है? ऐसा पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता का अभिप्राय ज्ञात हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक ना? इसके बाद विश्व की भाषाएं, ठीक ना? विश्व की भाषाएं, विश्व में लगभग 3000 प्रकार की भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। कितने प्रकार की? लगभग 3000। और उन 3000 प्रकार की भाषाओं के बीच जो हमारी हिंदी भाषा है, वह किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। यदि हमारी भाषा जो हिंदी भाषा है संसार की सभी भाषाओं के बीच चौथा स्थान रखती है, तो सबसे पहली भाषा कौन सी है, यह भी तो जानना जरूरी है। पहला है मदारिन। मदारिन पहली भाषा कौन सी है? मदारिन। इसको हम चीन की भाषा चीटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? इसके बाद जो दूसरा है वह है स्पेनिश, स्पेन की भाषा, स्पेनिश। और जो तीसरी भाषा है वह है अंग्रेजी। कौन सी भाषा? अंग्रेजी है। और जो चौथी भाषा है वह है हिंदी। तो इस प्रकार से विश्व की सभी भाषाओं के बीच में जो हमारी हिंदी है वह चौथे स्थान पर है। अब परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि भारत जो हमारी हिंदी भाषा है वह भारत के किस परिवार की भाषा है ना? तो इसमें भारत देश में जो भारत में भाषा परिवार को देख लीजिए, भाषा परिवार। तो भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। ठीक है ना? पहला है भारोपीय। भारोपीय भाषा पहला परिवार कौन सा है? भारोपीय परिवार ना। भारोपी का मतलब कि भारत और यूरोप के प्रभाव से उत्पन्न हुई भाषा। ठीक ना? तो यह हिंदी भाषा जो है वह भारोपी परिवार की भाषा है। और इस भाषा को
73% लोग प्रयुक्त करते हैं, यानी हिंदी भाषा को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या है वह 73% है। इसके बाद जो दूसरा परिवार है वह है द्रविड़। जो दूसरा परिवार है वह है द्रविड़ और इसके बोलने वालों की संख्या है 25%। इसके बाद है आस्ट्रिक, तीसरा है आस्ट्रिक। तीसरा है आस्ट्रिक, इसके बोलने वालों की संख्या 1.3% है। और जो चौथा है वह है चीनी तिब्बती। जो चौथा है क्या? चौथा भाषा परिवार चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती परिवार, ठीक ना। इसके बोलने वालों लोगों की संख्या है 0.7%। ठीक, ये चीनी तिब्बती। तो जो हमारी हिंदी है वह भारोपी परिवार की भाषा है। इसके बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 73% है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारी हिंदी भाषा है वह सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृतिक, प्राकृत और अपभ्रंश से संघर्ष करती हुई काफी लंबे समय के बाद वर्तमान हिंदी की श्रेणी में आई है, जिसका आज हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा आज का हमारा कक्षा, और इसी प्रकार से बारी बारी से हर प्रकार का जो टॉपिक वार अध्ययन है उसको हम लोग पूरा करते रहेंगे। आप लोग हमारी कक्षा में अपनी उपस्थिति को बनाए रखें। अगले दिन पुनः अगले विषय नहीं, मतलब कि अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।